हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआत में हम यामुशी का हैरान चेहरा देखते हैं। यामुशी बोलते हैं कि अगर तुम सेक्टर 8 के एम्परर हो तो वहाँ पर वेजिटो के साथ कौन लड़ रहा है। तभी यामुशी एकदम से चिल्लाते हुए वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, जिस डीवन एम्परर के साथ तुम अभी लड़ाई कर रहे हो वो इस सेक्टर का डीवन एम्परर नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर शायद हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। यामुशी की ये बात एकदम से वेजिटो का ध्यान खींच लेती है। वेजिटो बोलता है कि क्या ये शख्स डीवन एम्परर नहीं है। वेजिटो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये डीवन एक डीवन एम्परर नहीं है जैसा कि यामुशी ने कहा, तो आखिर ये फ्रीज़ा जैसा दिखने वाला शख्स मुझे इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे पा रहा है फाइट में। अब तो मुझे ये मत बताना कि यही है न्यू डेविल। तभी वेजिटो एकदम से उस मिस्टीरियस डीमन की तरफ देखने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि यामुशी ने जो कहा वो सच है या फिर वो दूसरा डीमन झूठ बोल रहा है हमसे। और साथ ही में मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा था तुम्हारे बारे में तुम वो नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो आखिर तुम हो कौन। वो डीमन बोलता है कि लगता है कि मेरा छोटा सा गेम यहीं पर ही ख़त्म होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है मेरे लिए। मुझे लगा था कि मैं इस मॉडल के साथ थोड़ा एंजॉय करूँगा यहाँ पर मुझे पता था कि अगर कोबरा को इस बारे में पता चल जाता है तो वो मेरे प्लान को ख़राब कर देगा। आखिरकार वही इस सेक्टर का बढ़ता हुआ चूहा है। पर ठीक है, तुम्हारा दोस्त आधा सही है। मैं शायद इस सेक्टर का डीमन एम्परर नहीं हूँ। मेरा नाम है क्राइम और मैं डीमन एम्परर हूँ सेक्टर 5 का। इस चीज़ को सुनकर यामुशी एंड वेजिटो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। यामुशी ये सुनकर बोलता है कि मुझे पता था सेक्टर 5 का एम्परर भी यहाँ पर मौजूद है और शायद वो सेक्टर 8 के एम्परर का साथ देगा इस फाइट में, और इसीलिए शायद पावर लेवल में इतना ज़्यादा गैप हमें देखने मिल रहा था। मेरी आज़ादी की चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता वेजिटो अपने 50% पावर का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। तभी यामुशी एकदम से चिल्लाते हुए वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। जितना हम झेल सकते हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी से मेरे साथ रिफ्यूज़ हो जाओ। तुम शायद अकेले इन दोनों का सामना अच्छे से कर पाओगे। यामुशी की इस बात को सुनकर वेजिटो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वेजिटो एकदम से सामने की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। वेजिटो बोलता है कि हम अलग ही रहेंगे यामुशी। यहाँ पर बात 50% पावर की नहीं है, यहाँ पर बात चैलेंज की है। मुझे काफ़ी दिनों से एक चैलेंजर की ज़रूरत थी ताकि वो मुझे फ़ाइट में एक अच्छी टक्कर दे पाए, और शायद आखिरकार मुझे एक ऐसा चैलेंजर मिल ही चुका है जो मुझे एक अच्छी टक्कर दे पाएगा। सेक्टर 5 का एम्परर शायद ये कर पाएगा, इसीलिए मुझे इस फाइट को थोड़ा एंजॉय करने दो, और वहीं पर तुम उस कमज़ोर का ध्यान रखो और मैं इस फ्रीज़ा जैसे दिखने वाले बेवकूफ़ का ध्यान रखता हूँ। जैसे ही वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से गायब हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि चलो अब तुम मुझे ये दिखाओ कि सेक्टर 5 क्या क्या कर सकता है। इस चीज़ को सुनकर डीमन एम्परर क्राइम बोलता है कि खुशी से। हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है क्राइम के ऊपर। जैसे उन दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं एनर्जी स्पार्क्स बाहर आने लग जाते हैं, एंड उन दोनों के फिस्ट टकराने की वजह से शॉक वेव्स भी बाहर आ रहे होते हैं जो कि पूरे बैटलफील्ड को घेर लेते हैं। ये शॉक वेव्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ये यामुशी तक भी पहुंच जाते हैं। यामुशी बोलता है कि बेवकूफ़ वेजिटो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि क्राइम ने वेजिटो के फिस्ट को पकड़ा हुआ होता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो हैरान रह जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्राइम हंस रहा होता है। क्राइम बोलता है कि क्या यही असली ताकत है ग्रैंड प्रीस्ट के फेमस टेक्निक का। तुम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश कर रहे हो, शायद तुम भी एक फॉल्स लेजेंड हो। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम कैसे ये कर पा रहे हो। तभी वेजिटो एक और अटैक कर देता है उस डीमन एम्परर के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूँगा, पर वो डीमन उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है वेजिटो के। वेजिटो यहाँ पर ही नहीं रुकता। वेजिटो इसके बाद एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन एम्परर को, पर उस डीमन एम्परर की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस किक को भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। वो डीमन बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैंने जिसके बारे में इतनी कहानियाँ सुनी है वो इतना कमज़ोर हो सकता है।
शायद मुझे तुम्हें दूसरे सेक्टर्स के डीमन के लिए छोड़ देना चाहिए था। और तुम्हारी ताकत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लूसीफ भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि तुम तो लूसीफ के ही होस्ट थे ना। तभी वो डीमन एम्परर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, जिसकी वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। वेजिटो अपने आप को संभाल पाता है, इससे पहले ही क्राइम वहाँ से मूव कर जाता है। क्राइम बोलता है कि मेरे पास और भी कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। क्राइम की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो के कुछ करने से पहले ही क्राइम वहाँ पर पहुँच जाता है। क्राइम वहाँ पर पहुँचकर वेजिटो को एक ज़बरदस्त एल्बो मार देता है, जिसके वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो सीधा जाकर ज़मीन से टकराएगा, पर ज़मीन से टकराने से पहले ही वेजिटो अपने आप को संभाल लेता है एंड वेजिटो फिर से अपने पैरों पे आ जाता है। वेजिटो ने अपने आप को संभाला ही होता है कि इतने में वहाँ पर क्राइम आ जाता है। इस चीज़ का एहसास भी वेजिटो को हो जाता है। जैसे ही वेजिटो को एहसास होता है कि उसके पीछे क्राइम आ चुका है, वैसे ही वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है क्राइम के ऊपर, पर क्राइम को वेजिटो का ये अटैक भी नहीं लगता। सेराफिम फॉर्म का इस्तेमाल करने के बावजूद वेजिटो के अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है क्राइम। क्राइम हंसते हुए बोलता है कि तुमने तो मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे अभी, पर अभी तक तो तुम ऐसा नहीं कर पाए हो, तो कब करने का इरादा है तुम्हारा। क्राइम की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि क्राइम वेजिटो के पीछे से मूव कर रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने पैर को घुमा के एक अटैक कर देता है क्राइम के ऊपर, पर इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम ही होता है। क्राइम इस अटैक को भी डॉज कर देता है, पर इस अटैक को क्राइम ने काफ़ी मुश्किल से डॉज किया हुआ होता है, जिसके वजह से क्राइम वेजिटो की तारीफ करता है। क्राइम बोलता है कि जितना बेकार मैंने सोचा था तुम उतने नहीं हो। क्या तुम जैसे कमज़ोर बेवकूफ़ इसी तरीके से लड़ाई करते हो? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद क्राइम और वेजिटो की आमने सामने की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यामुशी इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है एंड इस फाइट का एक भी मूवमेंट मिस नहीं करता। यामुशी इस फाइट को देखते हुए बोलता है कि हाँ, एक बार ये बच्चा लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ तो भी मैं वेजिटो को नहीं रोक पाऊँगा, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो डीवन का पावर वेजिटो से कहीं ज़्यादा है। पर अभी भी वेजिटो के पास जीतने का एक चांस है। वेजिटो के पास अभी भी ग्रीन आई वाला फॉर्म है, इसलिए अभी के लिए मुझे इस बेवकूफ़ के ऊपर भरोसा करना होगा। तभी यामुशी को पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि तुम किसी को भूल चुके हो यहाँ पर। यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ये आवाज़ होती है सेक्टर 8 के डीमन एम्परर की, जो कि बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ होता है यामुशी के। कोबरा बोलता है कि किसी और डीमन एम्परर को फाइट करता देख काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, पर मैं यहाँ पर दूसरों को मज़ा करते हुए देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे फ़ाइट करने, ताकि मेरी भी थोड़ी कसरत हो जाए। शायद तुम्हें लड़ाई देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, पर आज वो दिन है जिस दिन तुम्हें लड़ाई करना होगा मेरे साथ। क्या तुम तैयार हो यामुशी, 3rd ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे साथ लड़ाई करने के लिए? उस डीमन एम्परर के मुंह से अपना नाम एंड अपना पोजीशन सुनकर यामुशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यामुशी उस डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने देखा, मेरा नाम यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है इस सेक्टर के लिए, इसीलिए देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। इस चीज़ को सुनकर डीमन एम्परर कोबरा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। कोबरा बोलता है कि तुम डीमन राय में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, पर तुम्हारे बहादुरी की वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी एंड डरपोकों वाली कहानी की वजह से। तुम तो इतने ज़्यादा डरपोक एंड कमज़ोर हो कि तुम तो उस कमज़ोर आयजा का भी सामना नहीं कर पाए। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि गॉड किलर ने अपना आधा पावर तुम्हें दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला हूँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम गॉड किलर्स के टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पाते हो, तो इसलिए मेरे ऊपर एक एहसान करो, तुम भी मुझे अपना सेराफिम फॉर्म दिखाओ, जिसका इस्तेमाल वहाँ पर गॉड किलर भी कर रहा है। मैं भी उस फॉर्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ। डीमन के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर यामुशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यामुशी बोलता है कि वही पुरानी कहानी, पर मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफ़ करना, पर यह दोबारा नहीं होने वाला है। मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ, जो मैंने सेगा के टाइम किया था। उस फॉर्म का इस्तेमाल करके मेरी रियल ताकतें बाहर नहीं आती। मुझे लगता है कि मुझे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए और उसी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे टेक्निक्स एंड फॉर्म किसी भी तरीके के एंजल टेक्निक्स एंड फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अब तैयार हो जाओ ट्रू सैयन का सामना करने के लिए। जैसे ही यामुशी ऐसा बोलता है, वैसे हम देखते हैं कि यामुशी अपनी आंखें ओपन करता है। यामुशी की आंखें येलो कलर की होती है
वही अननोन आइज जिसका इस्तेमाल यामुशी ने ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करते वक्त किया था। तभी हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से पावर अप करता है। जैसे यामुशी पावर अप करता है वैसे ही यामुशी के कपड़े एकदम से फट जाते हैं क्योंकि यामुशी के मसल्स फूलने लग जाते हैं। यामुशी का बॉडी पहले से ज़्यादा बल्कि बन रहा होता है। यामुशी के हेयर्स भी ब्लॉन्ड हो रहे होते हैं। यामुशी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होता। यामुशी लगातार ट्रांसफॉर्म होता जा रहा होता है। यामुशी को ट्रांसफॉर्म होते हुए वो डीमन देख रहा होता है। जल्दी हम देखते हैं कि यामुशी एक डिवाइन बॉल ऑफ एनर्जी से घिर जाता है जिसके सराउंडिंग में येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। कोबरा बोलता है कि तो यही है तुम्हारा रियल पावर। अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि यामुशी का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। यामुशी बोलता है कि तुम्हारा इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा। सिर्फ दूसरी बार मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस फॉर्म का नाम क्या होगा। इस फॉर्म का नाम है इकारी कॉड। चलो अब आओ भी और लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। और अब मुझे पता चल जाएगा कि डीमन एम्परर बन के कैसा लगता है। जैसे यामुशी का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही कोबरा एकदम से यामुशी की तरफ बढ़ने लग जाता है। देखते ही देखते कोबरा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है यामुशी के। कोबरा बोलता है कि अपने दोस्त के साथ रहने की वजह से तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम असल में कौन हो, डरपोक कॉड। जैसे ही कोबरा ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि कोबरा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है यामुशी को। उस डीमन के अटैक का कोई इम्पैक्ट नहीं होता यामुशी के बॉडी के ऊपर। यामुशी 1 इंच भी नहीं हिला होता अपनी जगह से। इस चीज़ को होता देख कोबरा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। कोबरा बोलता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर ये किसकी पावर है? यामुशी इस सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि ये गॉड की पावर है और ये मेरी पावर है। और अब वक्त आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। आज तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा कि जो भी कहानियाँ तुम सुनते हो वो हमेशा सच नहीं होती। और यहाँ पर अगर तुम्हें किसी से डरने की एंड किसी की चिंता करने की ज़रूरत है तो वो हूँ मैं, ना कि वो मॉडल। तभी यामुशी एक अपर कट मार देता है उस डीमन एम्परर कोबरा के ऊपर। यामुशी का ये अपर कट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन के मुंह से खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि यामुशी के एक ही अटैक ने कोबरा की हालत ख़राब कर दी होती है। पर यामुशी यहाँ पर ही नहीं रुकता। यामुशी अपनी जगह से काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। जैसे ही यामुशी उस डीमन कोबरा तक पहुँचता है वैसे ही यामुशी एक और अटैक कर देता है कोबरा के ऊपर। यामुशी एक भी मौका मिस नहीं करता कोबरा के ऊपर अटैक करने का। यामुशी का ये अटैक भी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कोबरा के मुंह से फिर से खून निकल रहा होता है। यामुशी के उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कोबरा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है कि कोबरा अभी भी हार नहीं मानता। कोबरा दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। कोबरा फिर से तैयार हो जाता है यामुशी के साथ 2-2 हाथ करने के लिए। कोबरा की आंखें भी डिमोनिक रेड हो चुकी होती है। कोबरा बोलता है कि लगता है क्राइम ही यहाँ पर सिर्फ अकेले मज़े नहीं करने वाला है। आज शायद मेरे थ्रोन को चैलेंज करने लायक एक चैलेंजर आ ही चुका है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम अभी जिस भी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गॉड किलर के सेराफिम फॉर्म से। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे कमज़ोरों में सबसे ताकतवर कमज़ोर का सामना करने मिल रहा है, वो भी मेरे ही सेक्टर के अंदर। पर वॉरियर, एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो जो अपने पावर को होल्ड बैक कर रहे हो। तभी कोबरा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि कोबरा पावर अप कर रहा है। कोबरा के अंदर से रेड ऑरा बाहर आ रहा होता है। वो रेड ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है बैटलफील्ड के। यामुशी इस ऑरा को काफ़ी दूर से देख रहा होता है, पर बावजूद इसके यामुशी के चेहरे पर एक स्माइल होती है। यामुशी बोलता है कि इस पावर अप को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि डीमन राइम से निकलने में अब और भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा हमें, पर अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ पर गॉड किलर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपना टाइम इसे मारने में लगाऊँ। तभी कोबरा एकदम से यामुशी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ख़त्म ज़रूर होगा। जैसे ही कोबरा ऐसा बोलता है वैसे ही कोबरा एकदम से यामुशी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ यामुशी भी बिल्कुल सेम कर रहा होता है। यामुशी भी काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ बढ़ रहा होता है। देखते ही देखते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं एक दूसरे के। बिल्कुल उन दोनों वॉरियर्स की तरह ही मॉर्टल राइम में भी 2 वॉरियर्स आपस में कोलाइड करते हैं। एंड इसमें से एक वॉरियर हमारा गोकू होता है, जिसने अपने बेस फॉर्म में होते हुए ही एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले डीमन को हरा दिया होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में उस डीमन की बेजान बॉडी एकदम से ज़मीन पे गिरती है।
गोकू किसी तरीके के स्ट्रेंज प्लेनेट पर होता है। उस डीमन को हराने के बाद गोकू के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल आ जाता है। गोकू आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो प्लान, मेरा प्लान, शायद वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मैंने अपने आप को काफ़ी हजार टुकड़ों में बांट दिया है, जिसके वजह से मैं डीमन इन्वेजन को रोक पा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी बात है कि इन सारे प्लेनेटों पर डीमन किंग मौजूद है। और जिस तरीके से चीज़ें अभी चल रही है, शायद मेरे क्लोन्स किसी तरीके के डीमन एम्परर का भी सामना कर पाएंगे। और दूसरी तरफ वेजिटा भी है, वो भी बिल्कुल यही चीज़ कर रहा है। इस तरीके से तो लूसिफ का प्लान बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। बस थोड़ी वक्त की बात है, हम यूनिवर्स 7 को बचा लेंगे। जैसे ही हम यूनिवर्स 7 को बचा लेंगे, वैसे ही हम दूसरे यूनिवर्सेस को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे। बस अपने आप को तुम सब किसी तरीके से संभाले रखो मेरे आने तक, और ख़ास करके तुम मेरे दोस्त चिरिन। तभी एकदम से गोकू अपने सेरेफिम आंखों को एक्टिवेट करता है। जैसे ही गोकू ऐसा करता है, वैसे ही गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला होता है। गोकू बोलता है कि सेरेफिम होने की वजह से मेरा इंस्टेंट ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। अब ना कि मैं सिर्फ दूसरों को गायब कर सकता हूँ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके, पर अभी मैं किसी भी प्लेनेट पर ट्रैवल कर सकता हूँ, चाहे वो दूरी कितनी भी हो। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी भी तरीके के एनर्जी फॉर्म को सेंस करने की ज़रूरत है। और यही शायद एक लौता की है जिसके वजह से हम सभी को बचा पा रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा दोबारा शुक्रिया वीस। तभी गोकू एकदम से फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक दूसरे प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बिल्कुल इसी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट किया हुआ होता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स होता है। वो दूसरा शख्स होता है वेजिटा। वेजिटा भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसी प्लेनेट पर आया हुआ होता है जिस प्लेनेट पर गोकू आया है। वेजिटा का एनर्जी सिग्नल महसूस होते ही गोकू बोलता है कि क्या वो एनर्जी? तभी वेजिटा भी किसी की एनर्जी को महसूस करता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये किसकी ताकत है? तभी गोकू की नज़र एकदम से वेजिटा के ऊपर पड़ती है। गोकू बोलता है कि वेजिटा। वेजिटा की नज़र भी गोकू के ऊपर पड़ती है। वेजिटा बोलता है कि क्या करोट? वेजिटा एकदम से चिल्लाते हुए गोकू से बोलता है कि क्या करोट, आखिर तुम इस प्लेनेट पर क्या कर रहे हो? गोकू बोलता है कि मैं तो इस प्लेनेट को बचाने आया था, पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए थे। तभी वेजिटा एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बेवकूफ़, मैं राइट की तरफ गया था एंड तुम लेफ्ट की तरफ गए थे। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साइड में आने की? यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा तुम्हें होना चाहिए, तो आखिर तुमसे कैसे गलती हो गई बेवकूफ़? तभी गोकू बोलता है कि सॉरी, मेरी गलती। अब चलो भी वेजिटा, अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग इस प्लेनेट पर मौजूद डिमंस को जल्दी से हरा के निकल जाएंगे यहाँ से। गोकू ऐसा बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू बोलता है कि अब ये कौन है? गोकू बोलता है कि वहाँ पर ऊपर देखो वेजिटा, वहाँ पर कौन है? तभी वेजिटा भी ऊपर की तरफ देखता है। जैसे ही गोकू और वेजिटा आसमान की तरफ देखते हैं, वैसे ही हमें दिखता है कि वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है। जल्दी हमें उस शख्स का चेहरा भी दिख जाता है। वेजिटा इस शख्स को देखकर बोलता है कि चलो अब कोई तो आ गया जो मुझे इस बेवकूफ़ से दूर रखेगा। इस शख्स को देखकर सैयन प्रिंस एकदम से तैयार हो जाता है इसके खिलाफ फाइट करने के लिए। वहीं पर वो डीमन एकदम से गोकू एंड वेजिटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये डीमन बोलता है कि तो तुम वो दोनों शख्स हो जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, और शायद तुम ही वो दोनों शख्स हो जो लूसिफ के प्लान को ख़राब कर रहा है। मैं 3 मॉर्टल वुमेन के साथ एंजॉय कर रहा था जब मुझे बुलाया गया, तो शायद तुम लोग भी मुझे उतना ही मज़ा दोगे। इस बात को सुनकर वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटा बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हम तुम्हें उतना मज़ा देंगे। तभी वो डीमन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास हर तरीके का आइडिया मौजूद है सन गोकू एंड वेजिटा। उस डीमन के मुंह से अपना नाम सुनकर गोकू बोलता है कि वो हमें जानता है, ये शायद लूसिफ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहता होगा। वेजिटा बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्या करोट। अगर ये लूसिफ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो इसे हराने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो डरपोक लूसिफ छुपा कहाँ पर है। तभी वेजिटा एंड गोकू एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि क्या तुम तैयार हो चुके हो बेवकूफ़? गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एक बेवकूफ़ के पीछे एक बेवकूफ़। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा उस डीमन का सामना करने के लिए चले जाते हैं एक साथ। जल्दी गोकू एंड वेजिटा उस डीमन के ऊपर अटैक करने में भी कामयाब हो जाते हैं, पर उस डीमन के ऊपर गोकू एंड वेजिटा के अटैक्स का असर नहीं होता। वो डीमन अपने पर्पल कलर की आईज से वेजिटा एंड गोकू को देख रहा होता है। तभी गोकू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन किंग है वेजिटा,
तभी गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को, पर वो डीमन उस किक को डॉज कर देता है काफ़ी आसानी से। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा अपने हाथ में एक एनर्जी बॉम्ब बना लेता है। जैसे ही वेजिटा उस एनर्जी बॉम्ब को बना लेता है वैसे ही वेजिटा बोलता है कि अब तुम मेरे हाथ में आए हो डीमन। वो डीमन बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो सैयन। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन का राइट आंख एकदम से चमकने लग जाता है। जैसे ही ऐसा होता है वेजिटा का बनाया हुआ एनर्जी बॉम्ब का साइज़ एकदम से छोटा हो जाता है एंड देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉम्ब एकदम से वेजिटा के हाथ से गायब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर गोकू एंड वेजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जैसे ही गोकू एंड वेजिटा की नज़र उस डीमन के ऊपर पड़ती है वैसे ही गोकू एंड वेजिटा को महसूस होता है कि वो डीमन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड जैसे ही उस किलर इंटेंट को गोकू एंड वेजिटा महसूस करते हैं वैसे ही गोकू एंड वेजिटा एक ही जगह पर स्टील खड़े हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा अपने आप को दूर कर लेते हैं उस डीमन से। गोकू बोलता है कि तुमने देखा वेजिटा, आखिर वो क्या था? ये शख्स बाकियों की तरह नहीं है, ये डेफिनेटली एक डीमन एम्परर ही है। हमने हमारी एनर्जी को मल्टी फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है, इसीलिए हमें इसको हराने के लिए एक साथ काम करना होगा। वेजिटा बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो कैकरोट, और जहाँ पर हो बिल्कुल वहीं पर ही खड़े रहो बेवकूफ़। मैं चाहे अपने एनर्जी को हज़ारों टुकड़ों में क्यों ना स्प्लिट कर दूँ, पर फिर भी मैं इस बेकार से कमज़ोर से डीमन से नहीं हार सकता। बस रुको और मुझे देखते रहो, मैं अब वो सैयन नहीं रहा जिसे तुम पहले जानते थे। तभी वेजिटा एकदम से अपने सेरेफिम आंखें एक्टिवेट करता है। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू भी अपने सेरेफिम आंखें एक्टिवेट कर लेता है। भले ये चारों वॉरियर्स अलग अलग राय में क्यों ना मौजूद हो, पर इन चारों वॉरियर्स के दुश्मन सिर्फ एक ही होते हैं, वो होते हैं डीमंस। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।